हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 6 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है इस चैप्टर की 7वां वीडियो है। और आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं, आप लोग जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब क्लास से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 3 तक पढ़े थे। देखिए ये जो है आपके द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के हैं। ठीक है, 4.2 में हम 1 का 2 का तो चलो नहीं करवाए थे क्योंकि वो उदाहरण था, और 3 तक हम करवा चुके थे। अब जो आपका अगला प्रश्न का वो चौथा प्रश्न ये है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब कोई दो लगातार, क्रमागत मीन्स क्या होता है, लगातार धनात्मक पूर्णांक है जिनका वर्ग करेंगे, वर्ग करके फिर उसका योग करेंगे। योग मीन्स जोड़ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 365 हो जाती है। लेकिन वो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है मालूम नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप मान लो पहली धनात्मक पूर्णांक 5 होगा तो उसके बाद क्रमागत दूसरी संख्या क्या होगा, 6 होगा। अगर हमने 13 मान लिए तो उसके बाद क्या होगा, 14 होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुई है मालूम नहीं है, तो मान लेंगे हम लोग, मान कर चलेंगे तो लिखेंगे माना कि। क्या लिखने वाले हैं, चलिए इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं तो ध्यान मत देना। लिखेंगे माना कि दो क्रमागत, क्रमागत मीन्स क्या होता है, लगातार। क्रमागत लो लिखिए देते हैं, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, क्रमशः नहीं समझे, लगातार मानिए रहते के साथ, क्रमशः का मतलब लगातार हम मान लेते हैं कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः तो कौन है, x तथा x+1 है। नहीं समझे मेरी बात, x तथा x+1, एगो x होगा तो दूसरा x+1 है होगा जी। 5 है तो 5 बाद दूसरी संख्या क्या होती है, 6 होती है, तो 5 में एक जोड़ा होगा। वैसे अगर हम पहली धरात्मक पूर्णांक x मानते उसके बाद क्या होगा, जस्ट x+1 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले कहाँ से, प्रश्न से। कहाँ से, प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से। प्रश्न से किताब में कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का योग दिया है कितना, 365। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्न से तो हम लोग समझ गए, तो धनात्मक पूर्णांक x है तो इसका भी आप वर्ग करोगे, करोगे कि नहीं, वर्ग माने स्क्वायर। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, पहले से x+1 है, इसका भी स्क्वायर करोगे कि नहीं। दोनों का वर्ग करके जब जोड़ेंगे तब जाकर कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब ये किताब में लिखी नहीं है, समझना पड़ेगा। कहाँ से लिखे हम, प्रश्न से। प्रश्न में ही कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके उसका योग दिया है कितना, 365। पहले दोनों का वर्ग की बारी बारी से, x एक धनात्मक मतलब दो x और x+1 दो धनात्मक पूर्णांक था, दोनों का वर्ग किए, वर्ग करके फिर क्या किए, जोड़ दिए, तो वो कितना हो जाता है, 365। भाई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न से कहा जा रहा है। जब यहाँ तक समझ आ गया, कुछ नहीं, अब सिंपल सी बात आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए सब आना चाहिए आप लोगों को। चलिए फिर ये बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पे x को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x² होगा। यहाँ अब तो a+b का ये होल स्क्वायर पे चला गया। अब आप लोगों के सूत्र मालूम होना चाहिए, आप लोगों को हम समझाने वास्ते जस्ट अब बगले में हम लिख लिख समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सूत्र होता है, सूत्र जानते क्या होता है, चूंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² प्लस में होता है 2ab, प्लस में क्या होता है b²। यही सूत्र का भी क्या होने वाला है, प्रयोग होने वाला, इसलिए यहीं पे लिख दिए। ये सवाल नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तब चलेंगे, अब हम लोग आते हैं सवाल से। सवाल आपका क्या है जी, x² है तो x क्या करेंगे, स्क्वायर तो x² ही हो जाएगा। अभी चला कहाँ पे, ये इस सूत्र पर। ठीक है, बगल में इसलिए लिखते हैं ताकि आपका ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग। ये देखो a+b का होल स्क्वायर, जैसे जैसे इसको किया वैसे सभी सवाल को करेंगे। ये समझो आपका a है, ये समझो आपका क्या b है, तो समझो x माने a² करेंगे
प्लस सूत्र होता था 2 तो हम लिखेंगे 2। वो लिखता था a, हमारा पास x है तो हम तो x नहीं लिखेंगे। वो लिखता था b, हमारा है 1 तो हम 1 नहीं लिखेंगे। वो लिखता था b स्क्वायर, तो हमारा हिसाब में क्या 1 है तो हम तो 1 ने स्क्वायर करेंगे। अब बराबर पहले से क्या है 365। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। सर जी क्यों? क्योंकि बीच में पहले से बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुना 1 तो 2x ना होगा जी। 1 स्क्वायर तो 1 ना होगा जी। आई छोटा किधर बुला लो, आ सकता है, आएगा ना। इधर आएगा तो क्या जाएगा 365। उधर नहीं कुछ तो बचा तो क्या बचा? शून्य बचा। अब समझते जाइए, एक एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा। 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब समझे मेरी बात। यहाँ पहले से की है 2x है। अब 365 में से घटाओगे तो माइनस है, लेकिन आएगा माइनस आएगा 364 बराबर 0। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब करना क्या है जानते हैं? यो में 2 है, यो में 2 है, इसमें कुछ हो लेकिन 2 से भाग लग जाएगा ना। तो जब कॉमन आता है तो उसमें देरी ना करो। हाँ, अगर आता है तो एकदम ले लिया करो, ठीक है? तो कॉमन ले ये लो, ठीक है? तो आप तो स्पष्ट रूप से कहते सर कि 2 कॉमन तय करेगा, तो 2 कॉमन लीजिए तो 2 से भाग दीजिए, 2 कर जाएगा तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ 2 से 2 कट गया होगा, तो 2 से 2 कट गया होगा तो एक्स बचा होगा माइनस, और 2 से भाग दोगे 36 में, 364 में, तो कितना हो जाएगा? एक बार में किसको देगा तो 182 हो जाएगा। बराबर उधर क्या है? 0 है। देखते जाइए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 तो लिखेंगे ही, अब बराबर उधर 0 बटे, जो इसके गुना बटे में चला जाएगा, ये जो गुना उधर चला गया बटे में। यहाँ तक बात समझ में आई? जब यहाँ तक बात समझ में आई तब क्या करने वाले हम लोग? लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 बराबर क्या जाएगा? 0। चलो 182 होगा यहाँ पर, ठीक है? 182 होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप लोग तो हल्ला करो, सजा हमसे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस टाइप का द्विघात समीकरण, द्विघात कोई भी मेथड आपको बनाना है, तभी आपको तो गुणनखंड विधि मालूम है ना। तो चलो गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं इससे आधारित हम एक सवाल बता चुके थे। 182 था, 13 14 पर टूटता था ना। अब बार बार रब करना हमको लगता है क्या है, इतने तो बात है, तब तुम लोग इतना काम आप तुम लोग करो। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर 0। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर माइनस 13x कर देते हैं, अब प्लस इधर 14x कर देते, बात बराबर रहती। सर जी यहाँ पे ही कैसे हो गया? तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ तो x है, अब जोड़े थोड़े इस बार घटाए हैं। अब जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस दोनों को जोड़ते हैं घटाते ती पुर जाता है, गुना करते तो प्लस गुना माइनस, और 14 में 13 करो 182 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब करना क्या है? दो जोड़ा बना के कॉमन लीजिए, इतना अलग इतना को अलग। तो यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा ही, एक्स बाद एक्स स्क्वायर में 13x बचेगा, एक्स बाद 14x में, तब प्लस में 14 बचेगा, और माइनस यहाँ पर 13 है, 13 से बाद देंगे तो 13 कर जाएगा, क्या बचेगा? एक्स बचेगा और माइनस, लेकिन जब माइनस बाद देंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या चीज? 14 बराबर में क्या जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? अब वही काम जो करते आए हैं, x प्लस 14, ठीक है, इंटू में क्या लिखेंगे? x माइनस 14 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब ये इतना के बराबर में भी 0 और इतना के बराबर में 0, माने दोनों के बराबर में क्या है? 0 है। जब दोनों के बराबर में 0 है तो तब हम लोग ऊपर आते हैं, लिखने वाले हैं यदि कर करके, यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तब x बराबर क्या जाएगा? माइनस में क्या जाएगा जी? 14 होगा। बात समझो, बात समझो। फिर लिखेंगे यदि x क्या है यहाँ पर? x माइनस 13 जी, x माइनस 13 बराबर 0, तो तब जानते हैं क्या जगह x बराबर हो जाएगा 13। लेकिन देखो चूंकि पूर्णांक कैसा था? धनात्मक ना था जी, चूंकि पूर्णांक धनात्मक था। कौन था? धनात्मक था, इसलिए माइनस 14 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई? धनात्मक पूर्णांक ने कहा था ज्ञात करने के लिए, इसलिए इतना को क्या करें हम? छोड़
देंगे। जब छोड़ देंगे तो इसलिए आपका फाइनली x बराबर आंसर तब खाली आएगा क्या, वो आएगा 13। तो 13 नहीं आया, दोनों से निकल जाएगा। तो आपने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक आपने क्या माना था जी, ये आपने पहला धनात्मक पूर्णांक x माना था, दूसरा को क्या माना था x+1, तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका क्या हो गया, 13 हो गया। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो समझो धनात्मक पूर्णांक आपने x माना था, अर्थात x का मान 13 निकला तो 13 ना आंसर हो गया। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा उसको आपने x+1 माना था, x की जगह पर आप 13 रखोगे, आप प्लस में 1 करोगे तो हो जाएगा कितना, 14। लो यही हो गया, 13 और 14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर अब हम लोग आ जाते हैं 5 पर। बातें नहीं, पढ़ाई समय सिर्फ पढ़ाई। कहता है 5वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण कितना दिया है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कोई कर्ण है, कर्ण मालूम है कितना, 13 है, कर्ण मालूम है कितना है, 13 है, लेकिन उसकी जो लंब होता है और आधार तो वो मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन दे दिया और कंडीशन के हिसाब से उसको आप पकड़ सकते हैं, मतलब बात समझ सकते हैं। अगर दिया नहीं है तो आपको एक ऐसा कुलू बना के आपके सामने छोड़ा है कि आपको समझना पड़ेगा कि किसको हम आधार मानेंगे, किसको हम लंब मानेंगे। चलो कर्ण तो पूरा बता ही दे कि कर्ण कितना है, 13 है, समझे। मतलब इस चीज को समझो, इसी करते हैं राजनीति। ठीक है, राजनीति में घुमा घुमा के चाल खेलते हैं, ये चाल है आपको पकड़ने में, पकड़ो किधर आधार किधर है लंब। चलो एगो छूट दे दिए, कर्ण बता दिए, अब लंब आधार का तू सोचो कैसे मानेगा, नहीं समझे मेरी बात। चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसको चलिए हम दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, इसको हल करने जा रहे हैं। चलो ध्यान दीजिएगा। तो पहले चित्र बना लेते हैं। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समझो मेरी बात। ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है जी, जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं, समकोण। इसका चाहे तो आप नाम रख सकते हैं, ए इसका नाम, बी इसका नाम, सी नाम रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होता है। इसका कर्ण हमें मालूम है स्पष्ट रूप से कितना है भाई, वो कर्ण है 13। ओ देखो कर्ण लिखना जरूरी है क्या, कर्ण कितना है 13। अब ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए, से बेसिक में भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, कर्ण क्या है, लंब क्या और आधार क्या है। तो चलिए, तो यहाँ पर कर्ण 13 दिया तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई, ये ऊंचाई है, और जिसे ऊंचाई कहते हैं उसी को हम लोग लंब भी कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना, वो आधार से 7 कम है। अब सीधी सी बात है, ऊंचाई आधार पर निर्भर कर रहे हैं, तो पहले अधरवा मालूम होगा तबे ना ऊंचाई निकलेगा, समझे मेरी बात। तो अधरवा निकालते हैं पहले, तो निकालेंगे कैसे, तो मानेंगे, जब मानेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि समकोण, थोड़ा सा लिख दो, त्रिभुजों को लिख दो, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, नहीं हो लिखिएगा, चलो ए बी सी, यहाँ कौन आप त्रिभुज पर है क्या। माना कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार वो क्या है, वो x सेंटीमीटर है, ये समझो x हो गया, समझो मेरी बात। तथा ऊंचाई बराबर तब क्या हो जाएगा, अच्छा तथा की जगह तब लिख दो, तब का मतलब क्या हुआ, जब ई है तो तब ई होगा। तो ऊंचाई बराबर तब क्या हो जाएगा, x माइनस में 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सर ये क्या लॉस है, नहीं समझे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7। अब समझो कैसे हुआ होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, समझे मेरी बात। तब पहले आधार मालूम नहीं था, तो पहले आधार मान लिए, जो भी है 5 रहता तो 5 में से नहीं, 12 रहता तो 12 में से 7 घटाते, 10 रहता तो 10 में से 7 घटाते। लेकिन यहाँ x है तो x से मैंने 7 घटाइएगा, जैसा प्रश्न रहेगा वैसे ना काम करिएगा। हम अपना मर्जी से यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम किताब के प्रश्न को पढ़ते हैं, उसी का अनुसार सबको समझा के यहाँ लिखते हैं। ये नहीं अपनी मर्जी कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं, तब हो गया रखने वाली बात। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई।
और जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा दिमाग को ठोको तो याद आएगा, अच्छा हम एक सूत्र पढ़े थे, एक सूत्र पढ़े थे, एक सूत्र पढ़े थे पाइथागोरस से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। वो व्यक्ति ने कहा था, जानते क्या कहा था? वो व्यक्ति ने कहा था कि कर्ण का वर्ग करो। किसका वर्ग करो? कर्ण का वर्ग करो तो वो हो जाएगा लंब स्क्वायर के वर्ग प्लस आधार स्क्वायर का वर्ग। ये उसने यही कहा था। तो कर्ण यहाँ पर कितने बबुआ? तेरे है, तेरे का स्क्वायर करिएगा। लंब यहाँ पर कितने हैं? अरे यही जिसको ऊंचाई कहते हैं उसी में लंब कहते हैं, वो है x - 7, इसका स्क्वायर करिएगा प्लस आधार कितना x, इसका स्क्वायर करिएगा। अभी दिमाग में नहीं सब कहाँ कहाँ से भाई, ये सूत्र होता है, मैंने लिख दिया कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उसने ये नियम दिया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करो और उसका दो जो भुजा बच जाएगी उसका भी वर्ग करके जोड़ो, वो दोनों क्या हो जाएगा? उसके बराबर ही होगा। कर्ण का वर्ग करो कर ले, इधर लंब का वर्ग करो, आधार का वर्ग करो, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो तो उन दोनों को जोड़ने के बाद जो कर्ण का वर्ग आया था उसी के बराबर हो जाता है। यानी कर्ण अकेले वर्ग ने दोनों, सॉरी कर्ण अकेले लंब आधार दोनों मिल के उसके बराबर होता है। ऐसे नहीं, दोनों वर्ग पे नियम लागू, ये नहीं कि खाली कर्ण तेरे रहते हैं जो जोड़ बराबर हो जाएगा, नहीं। मैंने इसका वर्ग करेंगे तो जो भी आएगा अलग, इसका भी वर्ग कर, इसका भी वर्ग कर, लेकिन दोनों को वर्ग करके तब जोड़ेंगे तो पता चलेगा इसके वर्ग के क्या हो गया? वो बराबर हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो समझ में आई तो अब करना क्या? तुरंत बताती है a - b का होल स्क्वायर पर चला गया तो आपको तो हम सूत्र लिख कर समझाएंगे। चूंकि वो सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। ये बाबू यही सूत्र होता है, यही सूत्र का प्रयोग करने वाला था। तेरे का स्क्वायर करते जाएगा, अब इस चिन्ह का प्रयोग करो, तेरे का स्क्वायर जाएगा 169 बराबर, तो बराबर लिखो। यहाँ ये a है आपका, सूत्र हो जाएगा x स्क्वायर माइनस होता है 2 के a का मान यहाँ पे क्या x इंटू b का मान यहाँ पे क्या है 7 है, लास्ट में क्या b स्क्वायर, मैंने 7 का स्क्वायर करेंगे। ये सब बात आपको मालूम होना चाहिए था जी। यहाँ बगल में x स्क्वायर लिख दिए। अब करना क्या है? यहाँ पर लिखो 169 बराबर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर मिलकर कहते 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 × 7 = 14 माइनस में 14x हो जाएगा जी। और यहाँ से तो गुणन करेगा 7 × 7 = 49। अब देखो समझो मेरी बात, इसको जो है ना इस सबको इधर बुला लो, ठीक है, इसको उधर बुला लो। तो यहाँ पे जब ये उधर चला जाएगा, आप जरूर नहीं कि उधर से इधर बुलाते, इधर से उधर भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बच्चा, ये उधर चलिए जाएगा तो हो गया 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है क्या पहले से, ये उधर क्या जाएगा माइनस में 149, 0 इधर हो गया जी, ठीक है। अब हम लोग जो काम करने वाले हैं 169 होगा, सही बात, दिमागवा कहाँ भाग जाता है, समझो मेरी बात है, ठीक है। सुनो 0 बराबर 2x स्क्वायर और माइनस में 14x। अब इसको घटाइए तो माइनस में होगा 120, होगा इतना को तो बात आप लोग समझ रहे होंगे। इस लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये गलती से बाल ऐसे हो गए, नहीं ऐसे नहीं लगता है, बाल ऐसे करना है, ये लड़की के लिए था, ठीक है। हाँ सुनो, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, तो इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। है सर जी, आप बोले थे कि उधर से इधर आएगा तो उसका चिन्ह बदलता है, ये सब इधर ना आ गया तो चिन्ह कहाँ बदले, नहीं तो आप तो जस का तस उतार। देखो हमने क्या किया कि इतना बराबर अभी भी 0 है, इतना बराबर अभी भी 0 है, चीज वही है, नहीं समझे। किसी खास संख्या को उठा कर लाएंगे इधर तब उसका चिन्ह बदलेगा जी। ये खाली क्या किया, अदला बदली कर दे, ले हम इधर तू उधर, नहीं समझे। ये मान लीजिए अभी इसको देख रही है, इसको हम इधर कर दे, इसको इधर कर दे, फिर दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं, बतवाता बराबर है ना। तुम हमें देख रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अब तुम इधर आ जाओ हम उधर चले जाएंगे, अगर देखेंगे तो फिर तो बात बराबर होगी। वही हुआ जी, इसके अभी भी 0 है, इसके बराबर अभी भी क्या है 0 ही है, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। जब नहीं है तो आप इधर आइए, इसमें देखिए सब जगह 2 से भाग लग सकता है, भाग लग सकता है 2 से, एक मतलब 2 क्या आएगा, कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, माइनस लिख दो तो 7x यहाँ बचेगा जी, कॉमन ले लिए हैं, माइनस में बचेगा क्या चीज 60,
बराबर उधर क्या हो जाएगा, शून्य। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0/2 आएगा जी। आप फटाफट बताइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में जाएगा 7x माइनस में जाएगा 60 बराबर 0 आएगा जी। ये तो बात समझ आई। अब करना क्या, सिंपल सी बात, आपको करना क्या याद होना चाहिए। इसको सोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस में 12x प्लस में 5x लिखेंगे, माइनस में 60 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि माइनस 12x में से प्लस 5x घटेगा तो माइनस 7x हो जाएगा। गुना करेंगे तो 12 60 हो जाएगा। हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो को जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या x माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पे करना क्या है, x माइनस 12 लिखो, इंटू क्या लिखो, x प्लस 5 लिखो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। बराबर 0 यदि कर निकालो, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12। फिर इधर आइए, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो लिखेंगे, चूंकि किसी की क्या x क्या मान था, आधार मान था जी। किसी त्रिभुज का आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज की या खेत की कोई चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी ऋणात्मक होती है? कि खेत की जो लंबाई -10 मीटर है, -16 मीटर है, ऐसा सुने हैं? सुनबो नहीं कीजिएगा। यानी किसी भी खेत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब -5 नहीं हो सकता है। इसका मतलब -5 नहीं हो सकता है। इसलिए साफ साफ आपका आंसर क्या हो गया, 12। अब x किसको माने थे आप जी, आधार को माने थे, इसे लिखेंगे आधार बराबर। इसलिए आधार को आपने x माना था, उसको माना भी क्या निकाले आप, 12। ये बात खत्म हो गई। उसके बाद अब निकालेंगे ऊंचाई। ऊंचाई भी नहीं निकालना है हमको, ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई को आपने माना था x माइनस 7 और x की जगह पर आप रखोगे 12 घटा 7 घटा निकलेगा 5। ये हो गया आपका शुद्ध आंसर। बताइए समझ में आई? समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका छठा प्रश्न है और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कहता है एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग समझते हैं, एक छोटा सा उद्योग, एक छोटा सा उद्योग जिसमें एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, नहीं समझे। जैसे आप घर में बीड़ी बनाओ, आप दिया बनाओ, समझ गए, चुकिया बनाओ, छोटे छोटे कार्य जो कि आप खुद कर सकते हैं। नहीं, तुम लोगों को नहीं बोलना है, सुनो ध्यान से। तो छोटे छोटे जो कार्य करते हैं उसका समझो व्यापार है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं। तो निर्माण ही नहीं करते, वो निर्माण करते लेकिन छोटे पैमाने पे, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, कुटीर उद्योग करते हैं। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। अब कितना बर्तन निर्माण करती पता नहीं, 10 गो 5 गो 20 गो 50 पता नहीं, लेकिन वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि आदत खराब बना दिया जी। मतलब वीडियो के माध्यम से तुम लोग मजाक बना के रख दिया कि सर जी आप कुछ कहते नहीं तो सीरियस रहो ना, सिखा रहे हैं हम। आदत खराब बना के रख दिया है। हम इसके चक्कर में डांट नहीं सही रहे, तो बस तुम लोगों को मन भर गया है। क्या समझेगा रे, क्या समझेगा? कहाँ पढ़ने के लिए जाओ, घर तक बैठो। हम तोड़ के मजे के साथ सस्ते बचाएंगे। बेल्लत जो सब शर्म तो आता ही नहीं है। कौन करने आता है यहाँ पे। मेरा पढ़ाने का लेख खत्म हो गया। क्या मेरी रफ्तार रहता है, कितना उमंग के साथ पढ़ाते हैं, क्या तुम लोग करते हैं जी। ये टीचर कितना मरेंगे तुम लोगों के पीछे, विद्यार्थी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि हम सीखने आए थे, हमको सीखना है सीरियस। अरे एग्जाम तुम्हें देना है, यही सब करते हुए हम तुम लोग अच्छा नंबर देखने का सपना देखेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, यही सब काम है। पर सीरियस नाम की चीजें नहीं है। हंसी मजाक करो ना, हर चीज का समय होता है। हम तो खुद मजाक कर देते हैं, लोग हंस लो, थोड़ा सा मन खुश हो गया। अब हमेशा क्या है तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मने बर्तन, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। अच्छा,
एक दिन कहा कि आज बर्तन का दाम जन से कैसे रखेंगे, बर्तन का जो दाम रखेंगे, जितना वो बर्तन का निर्माण हुआ है ना, उस बर्तन के तिगुने से नहीं सॉरी दुगुने से 3 अधिक थी, समझे। मान आज जाएगा हम बर्तन बनाएंगे, आज हम 5 बर्तन बनाए तो 5 का दुगुना क्या जाएगा, 5 दूनी 10, और उसमें 3 जोड़ेगा कितना जाएगा 13, तो आज 13 रुपया बर्तन का दाम रखेंगे। यानी आज जाएगा चीज बनाए है ना, जैसे मान लीजिए पेन है, आज हम 5 गो पेन बनाए हैं, तो कहा कि 5 गो तो आज पेन बनाए, इसका दाम कितना रखिएगा बेचने के लिए, का जितना बर्तन बनाए ना उसके दुगुना कर दो, उसमें और 3 बढ़ा दो, वही दाम रह जाएगा उस बर्तन का। यही खेला यहाँ पर। कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कीमत रखा गया, उस दिन निर्माण के उस दिन जितना को बना था, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। माने उस दिन जितना को बर्तन बना था ना, उसी दिन के जितना को बर्तन बना था उसका दुगुना करके 3 बढ़ा दो, वही उस बर्तन का क्या दाम रखा गया था। समझे मेरी बात, या उसकी लागत थी, खर्च थी उस पर। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, ठहरो, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी, 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो अगर उस दिन क्या लिखे, उस दिन की कुल निर्माण लागत माने उसके कुल खर्चा जो हुआ था, लगा था बर्तन बनाने में, क्या रुपया लगा था, 90 रुपया, मैंने 90 रुपया मात्र लगा था, तो 100 का बर्तन बनाया होगा जी, ना समझे मेरी बात। मैंने कुल खर्च उसका कितना हुआ तो उस दिन 90 गो, ये समझने दे दिया कि कुल खर्चा 90 रुपया हुआ। अब कितने बर्तन बने थे, क्या दाम था, वो आपको अब निकालना है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या भी निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, माने क्या को बर्तन बना तो वो ज्ञात करना है, और प्रत्येक बर्तन की दाम क्या था, मैंने उसका लागत क्या थी, लागत खर्च जो आया था बर्तन बनाने में, वो दोनों चीज ज्ञात करना है। क्या हम लोग लिखने वाले हैं, माना कि बर्तनों की संख्या माना कि बर्तनों की जो संख्या है वो कितना है, x है, तथा लागत बराबर, लागत मैंने उस खर्च, लागत बोले तो जो खर्च हुआ बर्तन बनाने में वो था 2x + 3। सर जी कैसे, प्रश्न से का जितना भी बर्तन बना था, तो क्या बर्तन बना, अभी माने है ना 100 बर्तन बना था, जगह बर्तन बना था उसी बर्तन के दुगुना से 3 अधिक कर दो, वही उस बर्तन की क्या था, दाम था। तथा लागत जो थी, सॉरी यहाँ पे तथा नहीं लिखेंगे, एक बर्तन का ना, एक बर्तन की लागत कितना रुपया था, 2x + 3 था। यहाँ तक बात समझ में आई, क्या हुआ, कुछ नहीं। तब शोषण क्या करती हैं, बर्तनों संख्या x है, एक बर्तन की जो दाम रखा गया था, वही जगह बर्तन बना था, मान लीजिए 6 गो बर्तन बना था, 10 गो बर्तन बना था, उस संख्या का दुगुना 3 बढ़ा दो तो हो गया एक बर्तन का दाम। अब लिखेंगे कुल लागत, तो हमको मालूम है कुल लागत 90 रुपया हमारा के खर्च हुआ था। यहाँ तक समझे मेरी बात। अब कुल लागत कैसे निकालिएगा, तो बर्तन की संख्या गुना ओकर दाम कितना था जी, 2x + 3 नहीं है जी, बराबर 90 लिखेंगे। अब लो ये सब नहीं समझा, मान लो 5 रुपए में कलम देता है, या आपने 50 रुपया खर्चा किया, तो इसका मतलब 10 गो कलम नहीं लिए होंगे, ये हो गया कलम का दाम, ये हो गया कलम की संख्या। वही बात यहाँ पर है, ये हो गया आपके बर्तनों की संख्या और हो गया बर्तनों की दाम। तो दाम और बर्तनों की संख्या से गुना करिएगा तब ना कुल खर्च निकलेगा, जो वहां पर आपको 90 पहले से मालूम है ही। तब करना क्या है, सिंपल सी बात है, x गुना 2 करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस, सॉरी तो ठीक है लिखेंगे जी, 2x² प्लस में 3x, अब 90 किधर बोला लो तो क्या जाएगा, 90 इधर आगा, उधर कुछ नहीं तो क्या जाएगा, शून्य। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अब होने वाला नहीं है कि कॉमन हो नहीं आएगा, तो इसको पॉज करिए तो जी। अब देखिए यहाँ तक आपको हम समझाए थे, यहाँ पर कॉमन भी नहीं आएगा, तो अब सिंपल सी बात आपको क्या करना पड़ेगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा, वही पिछले वीडियो की तरह, मतलब पहला पद और अंतिम पद को गुना करिएगा। थोड़ा सा रफ लेते, थोड़े से रफ लेंगे, तो रफ हम लोग क्या करेंगे, पहला पद क्या 2x² है जी, और अंतिम पद क्या है, माइनस में 90 है, भाई गुना करिएगा तो हो जाएगा माइनस में 180, यही होगा जी, x² होगा, ये पहला रफ कार्य। अब बीच में तोड़िएगा, तो बीच में क्या आपका 3x है,
अब 3x को कैसे दो भागों में बांटेंगे, जोड़ने घटाने पे ये हो जाना चाहिए और गुना करने पर 180 होना चाहिए। हमें तो याद है, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जानते क्या लिखेंगे, 18x माइनस में लिखेंगे 15x। ठीक है, आप 18 गुना 15 करिएगा, 18 गुना 15 है, ये क्या हो रहा है, हम सही है क्या, नहीं है सही, एकदम सही नहीं है। यहाँ पर होगा -15 लिखो, सॉरी यहाँ पे लिखो आप +15x, माइनस में लिखो 12x। ठीक है, देखो 15 में से 12x घटेगा तो 3x भी बच जाएगा, और गुना करो x 15 गुना 12 करिएगा तो 180 होता है जी, गुना करिएगा ना आप लोग फुर्सत से, वो हो जाता है। ठीक है, सब काम सेटिंग हो गया आपका। जब सेटिंग हो गया तो आप क्या करेंगे, वही रखो यहाँ पर 2x पर जस कता से लिखो, यहाँ पे लिखो। एक काम करो, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। इधर लिख दो माइनस में 12x, इधर लिख लो क्या चीज प्लस में 15x, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है ना, समझे, एक ही चीज है। और माइनस में क्या लिखो 90, बराबर क्या लिखेंगे 0। अरे भाई सभी जो हम बोल रहे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मैं नहीं बोलना चाह रहा, तो माइनस 12 इधर लिख दो और प्लस में इधर लिख दो 15x। बात समझ में आई। अब करना क्या है, देखो कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, दो गुजरा बना के इधर में कॉमन आएगा तो 2x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 2 से भाग देंगे 6 बचेगा जी। यहाँ पर 15 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस में 6 बचेगा, बराबर सुनिए, यही काम के लिए इधर किए थे। अब x प्लस 6 इंटू में क्या लिखेंगे 2x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि कर करके निकालो, यदि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या जाएगा माइनस में 6 होगा। अब उसके बाद इधर आइए, यहाँ भी काम वही करना है। यदि 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 तो 2x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 15 होगा जी। थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाते हैं, इसको समझो, इसको समझो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, अगर 2x बराबर कितना है 15 आया था जी, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये x क्या आप माने थे, बर्तनों की संख्या जी, लिखेंगे चूंकि बर्तनों की संख्या, चूंकि बर्तनों की संख्या, समझो मेरी बात, चूंकि बर्तनों की संख्या कभी भी भिन्न संख्या नहीं होती है, भिन्न संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलो नहीं होती है। अब क्यों नहीं होते जानते हैं, क्योंकि बर्तन जो होते हैं, बर्तन, ये जो लिखा है यहाँ पर 15/12, 15/12 का मतलब क्या हुआ, अब 15/2, अब 2 से भाग दीजिएगा 15 में तो बोलो इसका मतलब 7.5 होगा। कोई 7.5 को बर्तन बनाता है क्या, बर्तन की संख्या तो पूरी होनी चाहिए जी, 15 को 20 को 50 को 100 को बनाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर -6 तो ठीक है लिखे हैं, ये -6 ही है जी, ये -6 ही था, एक ही साथ हो गया था। यहाँ पर पहले से -6 गए ना, तो यहाँ भी तो -6 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -6, तो ये क्या जगह प्लस में 6। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, तब सब कुछ उल्टा पुल्टा गया क्या, यहाँ पर +15 को मान लेंगे, यहाँ पर प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उधर जाके तब क्या आ जाएगा माइनस में 15। चलो बहुत कुछ चेंज करना पड़ गया था। तो उसके बाद अब ठीक है, तो यहाँ पर -15 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यही ना होगा जी। अब यहाँ तक तो बर्तनों संख्या कभी भी भिन्न संख्या नहीं होती, भिन्न संख्या को ऋणात्मक भी नहीं होती है, इसलिए x बराबर आपका फाइनल आंसर क्या होगा, खाली 6 होगा, इसलिए x बराबर सिर्फ क्या होगा 6 होगा, इसलिए x बराबर 6। और x आप किसको माने थे, बर्तनों की संख्या लिखिएगा, अतः बर्तन का उस दिन बना था जी, अतः बर्तनों की संख्या कितना है, जिसको आपने x माना तो कितना निकला 6, बर्तनों की संख्या आपने x माना था, x का मान भी क्या निकाले 6। अच्छा, उस दिन कितने बर्तन बने थे, 6 बर्तन बने थे। अब एक बर्तन का दाम भी जानिएगा, अब एक बर्तन की लागत है, बोलो लागत उस दिन का खर्च, वो क्या था, नहीं वैसे छोड़े था जी, 15 रुपया कहाँ कहीं लिखा है, तो बर्तन की लागत कितना था, 2x + 3 था जी, 2x + 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखिएगा 2 गुना x का मान क्या है, अब खुद आप निकालें 6, आप प्लस में लिखोगे 3, सोल्व करो, 2 छक्का 12 + 3 जोड़िए कितना जाएगा 15। अच्छा, 15 रुपया था खर्च, एक बर्तन की जो कुल लागत थी कितना रुपया थी, 15 रुपया थी, और तब ने 15 × 90 रुपया उसका खर्च हुआ था। तो
अब आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।